Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 दिसंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोग को 1000 से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक्स को क्रॉस करवाना है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ क्विज की प्रैक्टिस भी करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। एट द लास्ट मैं आपके साथ इस क्विज को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। करना क्या होगा, वीडियो को बेहतरीन तरीके से सुनना होगा, लास्ट में इनको सॉल्व करना होगा। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया हूँ, इन चीज़ों के रिगार्डिंग मेरे को क्लैरिटी मिल गई है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग अपने कल वाली क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 7 दिसंबर की क्या क्या आंसर कीज थी आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए थे। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो त्रिपुरा है वो एक तरीके से किंगडम था जो कि रूल किया जाता था एक डायनेस्टी के थ्रू 13th सेंचुरी के आसपास। देन उसके बाद यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया और देन उसके बाद भारत के अंदर ये त्रिपुरा इंक्लूड हुआ। तो त्रिपुरा उस समय पर आप कह सकते हो किस डायनेस्टी के थ्रू रूल किया जाता था, ये आपसे पूछा गया था। उस डायनेस्टी का नाम है माणिक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। तो आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। लेकिन देखो प्रियम्बल को हम अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को हम लोग बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते, वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग को ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जब भी हम लोग पार्लियामेंट में एक सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब पार्लियामेंट में जब सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो पहला घंटा होता है सब लोग बैठते हैं आपस में क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, उस घंटे को कौन सा घंटा बोलते हैं, तो वो कहलाता है क्वेश्चन आवर। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी तक प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है और वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है। तो उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को डाला गया था। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, एक है सोशलिस्ट, देन उसके बाद सेक्युलर, देन उसके बाद इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो वेज रेट इंडेक्स है बेसिकली इसका बेस ईयर रिवाइज करवाया है। मतलब कि पहले जो हम लोग वेज रेट इंडेक्स के रिगार्डिंग डेटा तैयार करते थे कि मजदूरी कौन से साल से हम लोग कैलकुलेट करते थे कि क्या आज के टाइम पर देखने को मिल रही है, तो इसका जो बेस ईयर है वो 1963 से लेकर 1965 का हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने इसको चेंज किया, इसको रिवाइज किया। अब यहाँ पर बेस ईयर 2016 का होगा। अब जब भी हम लोग कोई भी डेटा कैलकुलेट करेंगे तो उसको 2016 से कंपेयर करा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि आर्ट को लॉन्च किया है, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट टिबेटन कल्चर एंड आर्ट। तो ये स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि बुद्धिस्ट और टिबेटन कल्चर को हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो ये कौन सी योजना के अंडर लॉन्च किया गया है, तो उस योजना का नाम है कला संस्कृति विकास योजना। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। लेकिन उससे पहले जैसा मैं आप लोग को डेली बेसिस पर बता रहा हूं, देखो जो नवंबर के महीने का मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर आप लोग इसको देख सकते हो इसी चैनल पर। सिंपल सा आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है नवंबर मंथली करंट अफेयर बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने नवंबर के, चाहे वो पॉलिटी करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इकोनॉमी के हो, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के करंट अफेयर्स को इसी वीडियो के अंदर कंपाइल करके कवर किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के सबसे पहले आर्टिकल को। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेसिकली, इसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे आखिरकार सेडिशन लॉ के बारे में। ये सेडिशन लॉ क्या होता है, इसको लेकर क्या आज के टाइम पर सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, क्या चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मतलब जब भी सेडिशन के बारे में चर्चा होगी तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जितनी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ।
तो आर्टिकल कहाँ से लिया गया? द हिंदू से लिया गया है। अभी क्या हुआ है, असम एडिटर को चार्ज किया गया है सेडिशन से, मतलब कि एक असम के एडिटर हैं, उनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कुछ बेसिक से। जो सेडिशन है इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि राजद्रोह हुआ, देशद्रोह हुआ, ठीक है। जो राजद्रोह है बेसिकली उसको हम लोग सेडिशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें। जो सेडिशन लॉ है इसको सबसे पहली बार इनेक्ट किया था 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर, और फिर उसके बाद जो लॉ मेकर्स है इनका मानना यह था कि सरकार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गुड ओपिनियंस, एक अच्छे ओपिनियन ही होने चाहिए, सरकार के खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म ना हो, सरकार के अगेंस्ट में कोई ना बोले। तो ये यहाँ पर उस समय एक सोच रहा करती थी इंग्लैंड की। तो इस बेसिस पर सेडिशन लॉ को लाया गया कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ में बोलेगा तो उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे और उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सेडिशन का एग्जैक्टली मतलब क्या निकल कर आ रहा है। नाउ बेसिकली ये जो लॉ है पूरी तरह से, इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। उसके बाद क्या हुआ, आज के टाइम पर अगर हम बात करें सेडिशन कहां पर स्टैंड करता है, तो सेडिशन बेसिकली एक क्राइम है, एक अपराध है। ये कहां पर मेंशन्ड है? जो हमारे पास इंडियन पिनल कोड है आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर ये सेडिशन आज के टाइम पर एक अपराध माना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईपीसी सेक्शन 124 आखिरकार है क्या, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं। तो आपके सामने ये वाला सेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां पे क्या बोला गया, सेक्शन 124A आईपीसी बोलता यह है सेडिशन एक अपराध है, लेकिन कब होगा? जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर, साइन कर कर या अपने एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर या किसी और तरीके से सरकार के खिलाफ हेट्रेड फैलाता है, नफरत फैलाता है या फिर डिसअफेक्शन फैलाता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को सेडिशन के अंडर में चार्ज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। सिंपल सा फंडा है, कोई भी व्यक्ति यहां पर सरकार के खिलाफ अगर बोलता है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, तो उस बेसिस पर यहां पर क्या होगा, उस व्यक्ति को सेडिशन के चार्ज में एक तरीके से रखा जाएगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब यहां पर देखो एक चीज और है, मान लो उसने कोई और दूसरा कमेंट किया लेकिन उसके अंदर ये चीजें नहीं दिखती हैं, कोई डिसअफेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी यहां पर दुश्मनी वाला कोई भी फीलिंग वगैरह नहीं है, तो फिर उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। ये भी हम लोग को ध्यान देना है। लेकिन होता क्या है, आज के टाइम पर इस लॉ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी यहां पर अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, अगर कोई बोलता है तो उस पर सेडिशन के लॉ लगा दिए जाते हैं। ऐसा आज के टाइम पर हम लोग अपने कंट्री में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को आगे केसेस बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस आज के टाइम पर ये सेडिशन के अंडर चल रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने ये देख लिया सेडिशन के बारे में, समझा कहाँ पर मेंशन्ड है आईपीसी के अंदर, ये भी हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं, चलो मान लो किसी व्यक्ति को सेडिशन के अंदर चार्ज किया गया तो उसको सजा क्या मिलेगी, तो पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट सबसे पहली बात ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि अगर किसी व्यक्ति को सेडिशन के अंडर में चार्ज किया गया तो उसको बेल भी प्राप्त नहीं होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर उसको इम्प्रिजेंट मिलेगा अप टू 3 years, मतलब कि सज़ा मिलेगी, जेल में जाना पड़ेगा 3 साल के लिए, और उसको एक्सपैंड करके लाइफ टर्म तक किया जा सकता है, मतलब कि उम्र कैद तक यहाँ पर ये सज़ा सुनाई जा सकती है अंडर दिस सेडिशन लॉ। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा ये बोला जाता है, जो भी पर्सन यहाँ पर इस सेडिशन के अंदर चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल दूर रहेगा, गवर्नमेंट जॉब से उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। तीसरा यहाँ पर यह बोला गया कि यहाँ पर उस व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के रहना होगा, और जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तब कोर्ट पर टाइमली उसको अवेलेबल होना पड़ेगा, टाइमली यहाँ पर कोर्ट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पनिशमेंट्स देखने को मिलते हैं इस सेडिशन के अंदर। आई होप आपको यह भी क्लियर हुआ है, ठीक है। इसके अंदर फाइन भी ऐड किया जा सकता है, ये मैंने शायद छोड़ दिया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जेल के साथ साथ यहाँ पर फाइन भी ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, अब जो सेडिशन लॉ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहली बार यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और जो हमारा संविधान है वही यहाँ पर उस संविधान का जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है वो यहाँ पर बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कि हाँ भाई अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जा रहा है, हमारे संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, राजद्रोह के चार्जेस यहाँ पर उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब हमारे यहाँ एकता को बना के रखने में ये लॉ काम करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को हेल्प मिल रही है, सरकार को मदद कर रहा है कि हम लोग एंटी नेशनलिस्ट को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंट्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और मतलब एक तरीके से संविधान के खिलाफ वही व्यक्ति बोल रहा है जो कि एंटी नेशनल है, उसको टैकल कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, टेररिस्ट एलिमेंट्स को पकड़ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर सेडिशन लॉ सरकार की काफ़ी मदद करेगा, ये इस प्रकार से इसके इंपॉर्टेंस निकल कर आए, इसकी यहाँ पर यूजफुलनेस निकल कर आया है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर देखो हर सिक्के के दो पहलू देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फायदा तो है ही है,
लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसके नुकसान है। तो इश्यूज़ क्या क्या है सेडिशन लॉ के, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला इशू है रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। इसका मतलब क्या है? रिलिक मतलब होता है अवशेष, या फिर आप कह सकते हो साइन, यादें छोड़ दी हैं कॉलोनियल एरा ने। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों की यहाँ पर याद है बिल्कुल ये, क्योंकि अंग्रेजों ने सेडिशन का स्टार्ट किया था और आज के टाइम पर हम लोग सेडिशन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आईपीसी में सेक्शन 124A के अंदर ये सेडिशन लॉ मेंशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे वही सेडिशन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश पॉलिसीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज ना कर सके, उसकी निंदा ना कर सके, उसकी आलोचना ना कर सके। इसी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते थे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लोकमान्य तिलक जी हो गए, उसके बाद महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और भी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको सेडिशन चार्जेस के अंडर कॉन्वर्ट किया गया था। इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में बोला, तो क्या हुआ, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि सरकार अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ कोई भी खड़ा ना हो। इसी वजह से वो लोग सेडिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आए। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ये जो सेडिशन है इसका यूज़ बहुत तेजी से बढ़ चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी कॉलोनियल एरो को वापस से रिकॉल कर रहे हैं। वो जो लोग चीज़ें छोड़कर गए हैं हम लोग उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं। ये इसका एक पहला इशू है। दूसरा इशू क्या है, स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी, वो क्या बोलती है, देखो वो भी ये बोलती है कि जो सेडिशन है बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? एक तरफ हमारा संविधान बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे सारे फंडामेंटल राइट है कि हमें बोलने का हक है पूरी तरह से, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी तरह से हक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग कुछ बोलोगे सरकार के खिलाफ तो आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वॉयलेशन होता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पर बोला गया, ये फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं कर्टेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारा संविधान एक और राइट बोलता है, वो है राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या सरकार ने मान लो कुछ किया तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्या? अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उस पर सेडिशन के चार्जेस वापस से, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो दूसरा इशू सबसे बड़ा ये है कि भाई हाँ, यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोग को बोलना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं बोल पाते हैं कि उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अब रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है सेडिशन के चार्जेस को लेकर, मैं आपको बताता हूं। फरवरी 2021 की बात है, मतलब इसी साल की बात है, फरवरी के महीने की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया एक पॉलिटिकल लीडर को। एक पॉलिटिकल लीडर थे, 6 और जर्नलिस्ट थे, इनको प्रोटेक्शन दिया। इन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह किया होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इनके ऊपर वापस से सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। सेडिशन के रिगार्डिंग FIR इनका रजिस्टर कर लिया गया था। तो क्या हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन दिया। उनको बोला कि भाई यहाँ पर बोलने का हक एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पर सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया है, एकदम यहाँ पर खिलाफ नहीं बोला गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें टैकल करी गई थी उस समय पर। उसी प्रकार से एक और केस निकल कर आया था जून 2021 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो तेलुगु के 2 चैनल्स हैं, ठीक है, और आप कह सकते हो कि तेलुगु 2 चैनल्स देखने को मिलते थे, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की सरकार के खिलाफ में एक तरीके से काफ़ी सारी न्यूज़ दिखाई थी कि आंध्र प्रदेश की सरकार कोविड-19 को सही से नहीं संभाल पाई है। इस ऐसी चर्चा काफ़ी हद तक यहाँ पर उस न्यूज़ चैनल्स में हो रही थी। तो क्या हुआ, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है यहाँ पर देखो, ऐसे आप लोग सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ पर क्रिटिसिज्म करने की बात होगी वहाँ पर लोग क्रिटिसिज्म कर पाएंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान उसको बोलता है। हर बात पर यहाँ पर आप कह सकते हो एक सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट निकला। आगे बढ़ेंगे तो क्या आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर सेडिशन क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके इश्यूज़ क्या हैं, और मैंने आपको बताया रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, वो भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करवा दी हैं। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगेन एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, एक बॉडी बनाने के बारे में चर्चा हो रही है, नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोग इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, जो जुडिशल बॉडी हमारी बेसिकली आप कह सकते हो जो कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर यह बॉडी बनाई जा रही है। अब इसको लेकर चर्चा क्या हुआ, तो रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर एक प्रपोजल रखा है कि बिल्कुल हमारे पास एक NJIAI बॉडी होनी चाहिए, मतलब कि नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब इस बॉडी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए इसके अंदर, कैसे काम करेगा, प्लस आज के टाइम पर जुडिशरी के रिगार्डिंग हमें क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करवाई जाएंगी।
सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जो ये बॉडी बनाई जा रही है NJIAI, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे आगे मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा वाला हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली इसको लेकर जो यहाँ पर प्रपोजल दिया गया है, इसमें बोला गया ये जो बॉडी है बेसिकली काम करेगी एक सेंट्रल एजेंसी की तरह, लेकिन हर एक स्टेट में काम करेगी, हर एक राज्य में काम करेगी, और यहाँ पर इसका खुद का स्टेट जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी भी होगा। जैसे हमारे पास एक नालसा मॉडल है ना, नालसा मॉडल क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इस मॉडल के अंदर क्या बोला गया है, जो भी वीकर सेक्शन है, जो कि कमजोर लोग हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, उनको हम लोग फ्री में सर्विस दें, फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो ये बॉडी होने वाली है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जुडिशरी है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे बोला गया इस बॉडी के अंदर इसका खुद का स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी भी होना चाहिए, ठीक है। स्टेट के लेवल पर भी यहाँ पर बॉडी अच्छे से काम करेगी। अब यहाँ पर इसका मेन काम क्या होगा, इसका मेन काम होगा कि यहाँ पर बजट के ऊपर कंट्रोल पाना, प्लस यहाँ पर जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होता है, आपको मालूम होगा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप देख पाओगे, इस प्रकार से हमारे देखने को मिलता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो क्या है, यहाँ पर जो ये कोर्ट्स हैं बेसिकली इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो पैसा वगैरह है उस पर कंट्रोल पाने के लिए बॉडी निकल कर आएगी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है कि कोर्ट के डेवलपमेंट के ऊपर, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस बॉडी को बनाया जा रहा है। नाउ यहाँ पर अब ये भी बोला गया कि ये जो बॉडी है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रखा जाना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहेगी ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो नालसा है, ये वाला नालसा वाला मॉडल है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये जुडिशरी अथॉरिटी होगी ये अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगी तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया कोई भी पॉलिसी वगैरह को लेकर ये बॉडी कोई भी डिस्कशन नहीं करेगी, कोई भी सजेशन नहीं देगी। इसका मेन काम क्या होगा, इसका मेन काम यहाँ पर यही होगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, बेसिकली हाई कोर्ट है उसको फ्रीडम दी जा सके, और हाई कोर्ट है बेसिकली ये क्या करे, ये यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल के कोर्ट्स होते हैं उनको मजबूत करने पर काम करे, ठीक है। तो हाई कोर्ट का मेन काम क्या होगा, यहाँ पर इसको पावर दी जा सके कि भाई ये क्या कर सके, जो छोटे मोटे कोर्ट्स हैं उनको मजबूत करने का काम कर सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉडी काम करेगी। मतलब एक क्रक्स पॉइंट यही निकल कर आता है कि कोर्ट्स को डेवलप करने के बारे में, कोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें जजेस ज़्यादा हैं और कोर्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, यहाँ पर बोला ये जो बॉडी होगी इसके अंदर कुछ हाई कोर्ट के जजेस होना चाहिए एज अ मेंबर, प्लस कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए, ताकि यहाँ पर सेंटर को भी पता चले कि जितना भी पैसा है वो बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी इस बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये नेशनल वाली बॉडी हो गई, लेकिन इसी प्रकार की जो स्टेट लेवल पर बॉडी होगी, सिमिलरली इसी प्रकार से जो स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगी, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, प्लस और बहुत सारे नॉमिनेटेड जज होंगे, ठीक है। 4 से 5 लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होंगे, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मेंबर इसके बन सकते हैं। तो ये सारे मेंबर्स होंगे इस बॉडी के अंदर जो कि कोर्ट्स को डेवलप करने में मदद करेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ये जो बॉडी है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल लेवल पर है, एक स्टेट लेवल पर है। दोनों को मेंटेन करने के बारे में चर्चा की गई है कि हम लोग हर लेवल पर अपने कोर्ट्स को डेवलप कर सकें। देन उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम पर इस बॉडी की आवश्यकता क्यों है। तो पहला यहाँ पर यह है कि जो भी फंड्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। हमने देखा बहुत सारा फंड पिछले साल अनाउंस किया गया था, लेकिन क्या हुआ, उसमें से बहुत कम फंड यूज़ किया गया है, बहुत ही ज़्यादा कम फंड यूज़ किया गया, और अभी तक उस फंड का 91.36% फंड अनयूज है, उसका इस्तेमाल अभी तक हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर इस बॉडी की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी पैसा अगर हम लोग इस जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए पैसा अनाउंस करते हैं, वो सारा पैसा अच्छे से सही जगह पर यूटिलाइज हो सके। उसके बाद यहाँ पर बोला गया आज के टाइम पर अगर हम बात करें कोर्ट्स की, दूसरा यहाँ पर ज़रूरत इसलिए है कि आज के टाइम पर हमारे पास जो कोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देख पाओगे जो हमारे पास जुडिशियल ऑफिसर्स हैं कंट्री के अंदर, वो 24,280 ऑफिसर्स हैं, लेकिन जो कोर्ट हॉल्स हैं वो पता है कितने अवेलेबल है, हमारे पास 20,143 यहाँ पर कोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से यहाँ पर 620 जो कोर्ट है वो रेंटेड हॉल्स है, जहाँ पर रेंट देकर एक तरीके से सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो आज के टाइम पर ज़रूरत इसीलिए है कि हम लोग कोर्ट्स को डेवलप करें और एक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इक्वलाइज कर सकें। देन उसके बाद हम ये भी देख पाते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलता है। ये कुछ एक अलग से पोर्शन ऐड किया हुआ है, वैसे मैंने आपको जो भी अथॉरिटी के बारे में था वो सारी चीज़ें बता ही दी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है आज के टाइम पर, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
जैसे कि आज के टाइम पर जज और पॉपुलेशन का आप रेशियो देखोगे ना, तो वो एक अप्रिशिएबल रेशियो नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि जो रेशियो है बेसिकली, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, दूसरे देशों में, तो 50 से लेकर 70 तक जो जज हैं वो हर 1 मिलियन पीपल के ऊपर है, मतलब कि 10 लाख लोगों के ऊपर। आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया 10 लाख लोगों के ऊपर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 50 से लेकर 70 जजेस हैं दूसरे कंट्रीज़ में। लेकिन बात करें भारत की, तो वहीं पर 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 जजेस हैं। तो जुडिशरी के अंदर अपने आप में आप कह सकते हो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर ये बॉडी काफ़ी मददगार रहेगी। उसके बाद बोला कि देखो पेंडेमिक की वजह से, जो कोरोना वायरस आया, इसी की वजह से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिजिटलाइज हुई हैं और मामला थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लेवल पर आगे बढ़ा है। अदरवाइज उससे पहले यहाँ पर जुडिशरी के अंदर कोई भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। देन उसके बाद जुडिशरी की जो पोस्ट है आज के टाइम पर वो काफ़ी सारी जगह पर खाली पड़ी हुई है, उनको फिलअप ही नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे के रीज़न क्या है, जो यहाँ पर जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है, आप लोग को मालूम होगा जो जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर 5 जजेस होते हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस जो 4 हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। ये सब मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ भाई इस वाले जज को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन दिया जाता है, फिर लॉ मिनिस्टर के पास ये रिकमेंडेशन पहुंचता है, लॉ मिनिस्टर ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाता है और प्राइम मिनिस्टर हमारे फिर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। उसके बाद यहाँ पर एक जज को अपॉइंट किया जाता है, ये आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम का काफ़ी बड़ा रोल होता है, लेकिन आज के टाइम पर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो इनका रिकमेंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, बहुत ज़्यादा देरी से रिकमेंडेशन ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब इसके अंदर जो वैकेंसीज वो खाली पड़ी हैं। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी काफ़ी स्लो है। आपको मालूम होगा जो यहाँ पर छोटे मोटे कोर्स होते हैं, ठीक है, खासकर यहाँ पर जो छोटे छोटे कोर्स देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल पर, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो स्टेट कमीशन करता है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के कमीशन करते हैं उनका अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर रिक्रूटमेंट भी बहुत तेज़ी से मतलब नहीं हो पा रहा है और रिक्रूटमेंट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो ये कुछ इश्यूज़ है जुडिशरी के, और इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पॉलिटी का है। मतलब आजकल ना आर्टिकल्स पॉलिटी के बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, और आज भी वीडियो एक तरीके से पॉलिटी स्पेशल लग रहा है हमें। ठीक है, तो आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। डैम सेफ्टी बिल के बारे में डिस्कशन हुआ है। अभी डैम सेफ्टी बिल 2019 को क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने इसको क्लियर किया। अब ये बिल आखिरकार क्या है मैं आप लोग को समझाऊंगा बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ज़बरदस्त ये आर्टिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस बिल के फीचर्स के बारे में समझेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है, इस बिल के अंदर बोला गया नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी को बनाया जाएगा। डैम क्या होते हैं? बेसिकली बांध होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा हमारे कंट्री में बहुत सारे डैम हैं आज के टाइम पर, बहुत सारे डैम पुराने हो चुके हैं, ये भी आप लोग को मालूम होगा। तो क्या है, उन डैम को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं था। तो अब क्या है, इस बिल के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, इन डैम को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को ला रहे हैं। ठीक है, इन डैम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। तो डैम को कंट्रोल करने के लिए पहली चीज लेकर आ रहे हैं हम लोग नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। तो बेसिकली जो ये कमिटी होगी डैम सेफ्टी के ऊपर, इसको बनाया जाएगा, और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो एक तरीके से सेंट्रल वाटर कमीशन का इंसान देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक, मतलब एक तरीके से जो भी यहाँ पर इस कमेटी को चेयर करेगा वो सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरपर्सन करने वाला है। ठीक है, अब इस कमेटी का मेन काम क्या होगा? कमेटी का मेन काम होगा कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चलना, ताकि हम लोग डैम को बिल्कुल सेफ रख सकें, डैम फेल ना मारे। ठीक है, डैम के फेलियर को हम लोग पूरी तरह से रोक सकें, ये हमारा मेन मकसद रहने वाला है। तो ये जो कमेटी है बेसिकली क्या करेगी, चीज़ों को एनालाइज करेगी। ठीक है, कि हाँ डैम के जो फेलियर हुआ है इसके पीछे के क्या कारण हैं, या कारण क्या हो सकता है, डैम कैसे फेल हो सकता है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर कुछ सजेशन देगी कमेटी, जिसके बेसिस पर डैम को सेफली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया देख पाओगे, पहले इसमें बोला गया इस बिल के अंदर पहले तो आपको ये बॉडी बनाने को मिलेगी, मतलब कि नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाया जाएगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे बोला गया नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बनाया जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बिल है बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से फोकस करने वाला है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के ऊपर, और ये जो बेसिकली अथॉरिटी होगी इसको हेड करेंगे एक ऑफिसर, और वो ऑफिसर काफ़ी बड़ी चौड़ी रैंक के होने वाले हैं, जैसे कि एडिशनल सेक्रेटरी होता है ना, इसी टाइप की रैंक के यहाँ पर ऑफिसर होंगे। ठीक है, जिसको अपॉइंट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार। और इस जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है इसका मेन टास्क ये होगा कि पॉलिसीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके।
मतलब कि जो भी कमेटी ने, इस वाली कमेटी ने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं उनको बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जा सके, उन पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और डैम को हम लोग सेफली प्रोटेक्ट कर सकें, डैम की इंस्पेक्शन कर सकें, उस पर निगरानी रख सकें। ये मेन मकसद रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा। जिस राज्य के अंदर डैम है उसकी भी काफ़ी जिम्मेदारी है ना। तो क्या होगा, जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगी, ये फंक्शन करेगी और यहाँ पर इसका मेन काम भी होगा सर्विलांस करना, मतलब कि निगरानी रखना डैम के ऊपर, उनको इंस्पेक्ट करना, चेक करना डैम को कि डैम की क्या हालत है। काफ़ी जो पुराने डैम है उनकी अच्छे से देखभाली करना, कहीं भाई डैम के अंदर क्रैक वगैरह तो नहीं आए तो उनकी इंस्पेक्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये काम रहने वाला है। और डैम को एक तरीके से इसके रिगार्डिंग एक डेटाबेस तैयार करना कि कहाँ कहाँ पर डैम्स हैं और क्या क्या हालत है डैम्स की, कितने पुराने हो चुके हैं, सारा डेटा कलेक्ट करना, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, डैम के रिगार्डिंग काफ़ी सारे अच्छे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक डैम भी टूटेगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बोला गया ऑब्लिगेशन फॉर डैम ओनर्स, मतलब कि यहाँ पर जो डैम ओनर्स होते हैं बेसिकली उनकी भी तो जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स होंगे, उन्हें भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। जो ओनर्स होंगे स्पेसिफाइड डैम के, उनको क्या करना होगा, यहाँ पर डैम सेफ्टी के ऊपर उनका सबसे बड़ा रोल रहेगा। जैसे कि मान लो मानसून सेशन आया तो मानसून सेशन से पहले और बाद में जाकर आपको डैम को चेक करना होगा, डैम के अंदर कोई दरारें वगैरह तो नहीं आई हैं, कोई क्रैक तो नहीं आया है, डैम के वाटर लेवल को आप चेक करो। उसके बाद कोई अर्थक्वेक आया है, कोई भूकंप आया है या फ्लड आया है तो उसके बाद वापस से आप चेक करो उसको। हर एक अर्थक्वेक, फ्लड या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है उसके बाद जाकर आप डैम को वापस से देखो, उसको इंस्पेक्ट करो, कोई कमी है तो उसको वापस से वहाँ पर तुरंत ही आप लोग रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, अगर वो डैम और कमज़ोर होता रहा तो एक दिन टूटेगा और उससे काफ़ी तबाही मचेगी। तो यहाँ पर जो डैम ओनर है बेसिकली उसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो इसमें बहुत सारी सज़ा भी है, पनिशमेंट भी है। और ये जो बिल है ये 2 प्रकार के पनिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। एक तरीके से पहला क्या है, पहला मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, जो भी इस बिल के अंदर बताया गया इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया, तो इसके बेसिस पर क्या होगा, उसको 1 साल की सज़ा होगी अगर डैम टूटने से किसी व्यक्ति की जान जाती है। तो मान लो यहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ, ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो उस बेसिस पर ऑफेंडर जो होंगे, ठीक है, जो भी जिम्मेदार उस डैम की सेफ्टी को लेकर, उनको पनिशमेंट मिलेगा 1 साल तक का और इसमें फाइन भी लगने वाला है या फिर दोनों ही चीज़ें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे ऑफेंसेस होंगे यहाँ पर, वो भी कॉग्निजेबल भी होंगे। जब यहाँ पर कंप्लेंट सरकार बनाएगी तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी आप लोग को आइडिया रखना है। जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं काफ़ी सीरियस होते हैं, बिना किसी वारंट के यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आप चीज़ें देख पाओगे। अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है चीज़ों को अच्छे से तो यहाँ पर उसके सही से यहाँ पर उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पर इस प्रकार के बिल की हम लोग को ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि सबसे पहली बात तो हमारे डैम काफ़ी बूढ़े हो रहे हैं, डैम की एजिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डैम बहुत पुराने हो चुके हैं। आज के टाइम पर भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बनता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम है। सबसे ज़्यादा डैम भारत के अंदर आप देख पाओगे, तीसरे नंबर पर भारत आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम की संख्या आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल 5745 रेजर्वायर है हमारे कंट्री के अंदर, जिसमें से 293 लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्स 300 के आसपास जो डैम है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने डैम है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 100 साल से ज़्यादा पुराने डैम है तो इनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी देखभाली करने की। तो इसी प्रकार से हम लोग को इस प्रकार का बिल काफ़ी हद तक ज़रूरत था ताकि हम लोग डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रख सकें। उसके बाद बोला गया यहाँ पर आज के टाइम पर जो चैलेंजेस हैं डैम को लेकर काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे डैम पुराने हैं। और पता है लगभग यहाँ पर हमारे पास 85% ऐसे डैम हैं जो कि 25 साल पुराने डैम है। तो हमारे पास जितने भी डैम हैं वो ज़्यादातर बहुत पुराने हैं, नए डैम बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर डैम के अंदर काफ़ी सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, रेत वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डैम की कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की वो कम हो जाती है। तो इस वजह से भी हम लोग को यहाँ पर डैम की सेफ्टी वगैरह की चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक यह बिल ज़रूरत में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया क्या होता है, एक तरीके से आज के टाइम पर डैम मैनेजर के ऊपर सारी डिपेंडेंसी हो जाती है। जो डैम को मैनेज कर रहा है डैम मैनेजर, बेसिकली उसके ऊपर मतलब उसी को सारा डिपेंडेंट बोला जाता है कि भाई पूरे डैम का एक तरीके से मतलब जो भी डैम की डिपेंडेंसी है वो सब इसके ऊपर है। यहाँ पर बोला गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी एक के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट कर दी हो। तो इसी वजह से यहाँ पर इस बिल की हम लोग को जरूरत पड़ गई, हम लोग चीज़ों को अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दें, हर एक का यहाँ पर जो है व्यक्ति ध्यान रखे इस डैम का। अब यहाँ पर जो डैम फेलियर है ये भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि डैम फेलियर भी बहुत सारे हो जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग को बिल की काफ़ी हद तक आवश्यकता है।
हम लोगों ने देखा हमारे पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हम लोगों को नहीं पता कि डैम को इन्वेस्टिगेट करना है, डैम के डिज़ाइन को देखना है, डैम के कंस्ट्रक्शन को देखना है, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, हमारे पास सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डैम के अंदर चांसेस बहुत सारे हैं कि वो फेल मार जाए। डैम फेलियर की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग की जान जाएगी, हज़ारों लोग की जान जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इस बिल की काफ़ी तक आवश्यकता है। ये बिल यहाँ पर इन डैम को लेकर एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस बिल का, इंपॉर्टेंस ये है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, जो जितने भी डैम हैं सबको लेकर अच्छे से हमारी सरकार काम करेगी, ठीक है। सारे डैम्स के रिगार्डिंग ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सभी डैम के लिए लागू हो जाएंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी से आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, इस प्रकार की गाइडलाइंस पहले नहीं थी हमारे पास, तो अब यहाँ पर एक गाइडलाइंस आ जाएंगी। अब डैम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद क्वालिटी के ऊपर भी काम किया जाएगा। होता क्या यहाँ पर, डैम के स्ट्रक्चर के ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग प्रॉब्लम वगैरह के ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। अब क्या होगा, डैम के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा, मेंटेनेंस होगा, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नज़र में रखते हुए हम लोग आगे चीज़ों को बनाएंगे। प्लस सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डैम है आज के टाइम पर ये काफ़ी तक खतरा होता है कि डैमेज हो सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को एक सेफ्टी की ज़रूरत है, और ये बिल हम लोग को एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा, डैम को सुरक्षित रखेगा। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ चिंता वाली बात है, कंसर्न्स वाली बात है। कंसर्न वाली बात यह है कि यहाँ पर इस बिल के रिगार्डिंग पहला कंसर्न यह है कि आप लोगों ने कंपनसेशन नहीं दिया है उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए, तो आपको समझना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो बिल है बेसिकली इसने बोला कि मान लो कभी कोई डैम कहीं टूटता है, ठीक है, कहीं पर भी कोई फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग की जान जाती है, तो उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बिल के अंदर मेंशन करनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें भी बिल के अंदर मेंशन नहीं है। ये सबसे पहली बात कंसर्न के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला कि इस बिल की वजह से यहाँ पर इंटरफेरेंस हो चुका है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है, पूरा का पूरा जो वाटर है वो स्टेट का है, मतलब कि स्टेट के राइट्स हैं। जो वाटर कैटेगरी है वो पूरी स्टेट की राइट्स है, स्टेट के अंदर आता है। लेकिन आज के टाइम पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप कर रही है। इसकी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफ़ी बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है जहाँ पर हमारी स्टेट, मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरह से दबदबा दिखा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ आर्टिकल को खत्म करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। FRT क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो लगभग क्या हुआ, 3 साल के बाद बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं इनका फेस स्कैन किया जाएगा। कहाँ पर? 4 एयरपोर्ट्स पर। वो 4 एयरपोर्ट्स कहाँ के हैं? वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, इन सभी एयरपोर्ट्स पर साल 2022 से ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आने वाली है। अब क्या होगा, फेस को रिकग्नाइज किया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ काफ़ी बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात, जो फेशियल रिकग्निशन होता है ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है। आपका जो फेस, आपका जो चेहरा है उसको स्कैन किया जाएगा, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप ओरिजिनल व्यक्ति हो। जो आपका डेटा रखा है सरकार के पास, या जो आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर है पहले से ही, ठीक है, उससे मैच किया जाएगा कि हाँ आप ओरिजिनल व्यक्ति हो या नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी काम करेगी हमारी। इसके अंदर क्या होगा, CCTV फुटेज लिया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा, एक डेटा निकल कर आएगा, उस डेटा से आपके डेटा को मैच किया जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा, तो किस प्रकार से काम करता है ये टेक्नोलॉजी, इस पिक्चर के थ्रू आप समझ पाओगे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगा, आप आए एयरपोर्ट पर, आपकी कैप्चरिंग की गई, आपका फोटो लिया गया, आपका फेस जो है स्कैन हुआ। अब जब आपका फेस स्कैन हुआ तो इससे एक डेटा निकल कर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से डेटा बनकर आएगा। आपके चेहरा का पूरा एक, यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से ढांचा निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिक फेशियल डेटा आ गया। अब आपका जो फोटो है, आपके वीडियोस वगैरह हैं वो पहले से यहाँ पर एयरपोर्ट के पास हैं, एज अ डेटाबेस उनके कंप्यूटर में स्टोर है। अब क्या होगा, ये जो डेटा निकल कर आया ये कंप्यूटर में डाला जाएगा, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर आप जो आपने फोटो वगैरह दिया हुआ है एज अ डेटा, तो उससे मैच होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डेटा है वो यहाँ पर सारी फोटो को चेक करेगा, और फिर जाकर फाइनली आपके चेहरे से मैच हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका फोटो है और आपका यहाँ पर चेहरा स्कैन हुआ है तो आपकी फोटो से मैच हो जाएगा, आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैचिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपकी शक्ल से मैच होना चाहिए, जो भी आपने डेटा दिया हुआ है, जो भी आपने फोटोज़ वगैरह दी हुई हैं उससे मैच होना चाहिए। तो इसी को हम लोगों ने बोला है फेशियल रिकग्निशन डेटा, कि आप लोगों को फेस की पहचान हो सके, उसको लेकर एक डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो आज के टाइम पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स पर इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स के अलावा इसको रेलवे स्टेशन, बैंक, स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट तक हम लोग यहाँ पर इसको लागू कर सकते हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है।
लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि भाई एक ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा हम लोगों को, एक ही पर्सन ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन होगा, एक तरीके से हमारे पास ओरिजिनल पर्सन है, ओरिजिनल पर्सन का डेटा है या नहीं है, तो ये हमें पता चलेगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि क्या होगा, हम लोग के पास लोगों तो पहले से ही हैं, लोग तो पहले से तैनात हैं, लोग तो यहाँ पर चेकिंग वगैरह सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं बेसिकली उनके साथ ये टेक्नोलॉजी मिलने के बाद पावर डबल हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर मैन पावर को आप मिला दोगे तो यहाँ पर हम लोग एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी होती है इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, मतलब दिक्कतें हैं। दिक्कत क्या? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, भाई पैसा बहुत लगेगा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगेगा, और पैसा ज़्यादा खर्च करना आम बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होगा, आपको बड़े बड़े नेटवर्क्स की ज़रूरत होगी, बड़े बड़े डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, जो कि आज के टाइम पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा चैलेंज क्या होगा? इनहेरिटेंस चैलेंजेस, मतलब कि मान लो आपने फोटोज़ वगैरह दे रखा है, लेकिन आपके देखो टाइम में ओवर द टाइम यहाँ पे क्या होता है, फेस के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। जब फेस के अंदर चेंजेस आएंगे तो इससे क्या हो सकता है, वो मिसमैच हो, मतलब मैच ना हो, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सीखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पॉलिटी का है, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में चर्चा हो रही है, और गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ही मालूम होगा। तो यहाँ पर स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा की गई है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, किसके थ्रू? जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने यहाँ पर बोला लगभग 46 लाख 46 लाख अनरिकग्नाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के अंदर, कि उन अनरिकग्नाइज्ड वर्कर्स को ये पेंशन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो सर यही है कि अनरिकग्नाइज्ड वर्कर्स होते कौन से हैं? तो यहाँ पर जो अनरिकग्नाइज कह रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स यहाँ पर ज़्यादातर रिक्शा वाले होते हैं, जो यहाँ पर सड़कों पर ठेला लगा रहे हैं वो होते हैं, ठीक है। मिड डे मील वर्कर्स होते हैं, या फिर यहाँ पर सर पे सामान लेकर ढो रहे हैं, ईंटों के भट्टों में काम कर रहे हैं, धोबी है, बीड़ी वर्कर्स हैं, और बहुत सारे लेदर वर्कर्स हैं। ये सारे वर्कर्स आप देखने को मिलेंगे, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो इनको पेंशन देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन आज के टाइम पर हमारे कंट्री में टोटल 45 करोड़, लगभग 45 करोड़ के आसपास ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके लिए ये स्कीम चलाई गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ठीक है। तो इसको एडमिनिस्टर किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये पैसा दिया जाएगा थ्रू लाइफ ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू मिलकर ये काम किया जा रहा है। अब कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, कौन कौन इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर पाएगा? तो पहली चीज़ यहाँ पर वो व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना ही चाहिए। दूसरा यहाँ पर उस व्यक्ति की जो मंथली इनकम है, मंथली यहाँ पर सैलरी है, वो 15,000 के आसपास और 15,000 से कम हो, 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर पॉइंट बोला गया, उस व्यक्ति की जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। चौथा यहाँ पे बोला गया, उस व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, तभी तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा, वो पेंशन आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि वो व्यक्ति किसी और दूसरी स्कीम के अंदर ना आ रहा हो, दूसरी स्कीम के फ़ायदे ना ले रहा हो, जैसे कि वो व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के अंडर ना हो, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम के अंडर में ना हो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ना हो, ठीक है। तो वही व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, मतलब कि ऐसा व्यक्ति है वो जो कि इनकम टैक्स ना ही पे कर रहा हो, उसी को यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर एक तरीके से देखी जाएगी। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सेलेंट फीचर्स की। इस पूरे स्कीम के फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा पहला ये होगा कि आपको एक मिनिमम सा पेंशन मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि हर एक जो सब्सक्राइबर होगा इस स्कीम का, उनको 3,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 साल के बाद यहाँ पर 3,000 रुपये पर मंथ मिल जाया करेंगे। और ये एक फैमिली पेंशन होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर एक मियाँ बीवी हैं, अब यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, उसके जो जीवन साथी जो स्पाउस हैं उनको यहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है। मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अलावा यहाँ पर अब जैसा कि आज के टाइम पर चलता है वैसे ही तब भी हम लोग देख पाएंगे, ऐसा स्कीम के अंदर बताया गया। प्लस इसी प्रकार की स्कीम्स को जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनको आगे लाने के लिए हमारी सरकार अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जिनको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये सारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो पीडीएफ से आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पढ़ूंगा ही, इससे कोई फायदा है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। होते बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, मेंस में हमें क्वेश्चन लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पर मेंस में पूछ लिया जाता है कि भाई सरकार अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये काम कर रही है,
तो प्लस इसके साथ साथ और क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है, तो कुछ 4 से 5 इनिशिएटिव के नाम भी आप लोग को याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल पर। आज का लास्ट आर्टिकल सोशल इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज़ आते हैं जीएस पेपर 1 में। यहाँ पे डिस्कशन हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर। ठीक है, जो अपाहिज लोग होते हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार भी यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसेबल पर्सन को लेकर यहाँ पर एक मैसेज भी दिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भारत के अंदर ये जो डिसेबिलिटी का सिनेरियो है ये कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक डिसेबिलिटी कंडीशन होती है जहाँ पर इंसान अनेबल है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसके अंदर क्षमता नहीं है वो काम कर सके। डिसेबिलिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकता है, शरीर में कहीं ना कहीं यहाँ पर खराबी हो सकती है, ठीक है, ब्रेन में हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकता है, अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब डिसेबिलिटी का बैकग्राउंड अगर हम बात करें इसका, तो देखो यहाँ पर जो ये इंटरनेशनल डे है यह 3 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन इस दिन की जो शुरुआत है वो 1992 के अंदर हुई थी। ठीक है, 1992 में हुई थी क्योंकि यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन एक तरीके से प्रोक्लेम किया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट करने लगे। फिर उसके बाद साल 2006 के अंदर कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अडॉप्ट किया गया। मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देने लगे साल 2006 के बाद से भी। अब इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद यहाँ पर यही है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको भी एक इक्वालिटी दी जा सके अदर पर्सन्स की तरह पे। ठीक है, सभी को हम लोग इक्वली ट्रीट कर सकें। जो डिसेबल पर्सन्स है उनके प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ना हो, ये मेन मकसद रखा गया। अब उसके बाद ये जो डे है बेसिकली इसको ऑब्जर्व हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो पर्सन विद डिसेबल हैं उनकी वेलबींग के लिए काम कर सकें, उनको एक अच्छा इंसान बना सकें। मतलब अच्छे इंसान तो हैं ही, उनकी वेलबींग के लिए आप कह सकते हो, उनको एक तरीके से उनकी डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर सकें, ये मेन मकसद रहता है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद यही है इस दिन का कि लोग के अंदर हम लोग जागरूकता फैला सके कि बहुत सारे डिसेबल पर्सन है, कि भाई लोग हेल्प करें उन लोगों की। ठीक है, एक दूसरे लोग मिलकर हेल्प करें तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर जिसको आपको ध्यान रखना है और आप लोग कहीं पर भी अपने मेंस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 1 बिलियन से जो ज़्यादा लोग हैं वो आज के टाइम पर डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग डिसेबल आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करें हम भारत की तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO क्या बोलता है कि जो आज के टाइम पर भारत के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 2.2% जनसंख्या डिसेबल है, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी हो। तो जितनी भी पॉपुलेशन है वो उसमें से 2.2% हमारी पॉपुलेशन डिसेबल आपको देखने को मिलेगी। ये साल 2020 का डेटा है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने दिया है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती है ताकि इन डिसेबल पर्सन की वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर सकें। वो इनिशिएटिव्स अलग अलग है, जैसे कि आप देख पाओगे यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, दूसरा हो गया एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तीसरा हो गया दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम, चौथा हो गया असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सनस फॉर परचेज फिटिंग ऑफ ईट्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेज को देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेज को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो आपको इन सभी के आंसर्स अच्छे से आते होंगे। पहला क्वेश्चन, सेडिशन लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1873 में, किस व्यक्ति के थ्रू उनका नाम बताना है आप लोग को, वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया जो जजेस को अपॉइंट करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर, या स्पेलिंग गलत हो चुकी है, उसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम को कंडक्ट किया जाता है, उस सिस्टम का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आज के टाइम पर अगर हम बात करें, देखो जो डैम के मामले में इंडिया के अंदर यहाँ पर बहुत सारे डैम हैं, तो इसके मामले में यहाँ पर कौन से नंबर पर आने वाली कंट्री आप लोग को बताना है। इंडिया यहाँ पर कौन से नंबर पर आने वाली कंट्री, मतलब आज के टाइम पर बहुत सारे देश के अंदर यहाँ पर डैम्स आपको देखने को मिलता है, तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है ये आप लोग को बताना है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया जो सेडिशन है बेसिकली एक क्राइम है, ठीक है, एक अपराध है, लेकिन ये IPC के कौन से सेक्शन में यहाँ पर बताया गया है, उस सेक्शन का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर लगभग 4 एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वो 4 एयरपोर्ट्स की जगह का नाम बताना है आप लोग को। मैंने अभी आप लोग को बताया था 2022 से लगभग यहाँ पर उन एयरपोर्ट्स पर भी FRT लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है अकॉर्डिंग टू विच मिनिस्ट्री, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में लगभग आप कह सकते हो कि 46 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पेंशन स्कीम के अंदर, तो उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया किस बॉडी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर किस बॉडी ने ये बताया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर 2.2% जो जनसंख्या है वो आज के टाइम पर डिसेबल है। तो यहाँ पर किस बॉडी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, उस बॉडी का नाम भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, इन सभी के अच्छे से आप लोग जवाब दे पाओगे। ये मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दिया है, इन आंसर्स को भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन कब देखना, जब यहाँ पर आप लोग को आते हो। फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से सुना है तो। हमने क्या क्या डिस्कशन किया, सेडिशन लॉ को देखा हम लोगों ने, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, डैम सेफ्टी बिल के बारे में जाना, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, प्रधानमंत्री श्रम योगी के बारे में जाना हमने, जो एक तरीके से पेंशन स्कीम है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, प्लस उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में जाना। तो अगेन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और आप लोगों ने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।